नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल लेट्स लर्न देवभूमि में पूरे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे चल रही है उत्तराखंड सीरीज़, जिसमें आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ उत्तराखंड के राजकीय प्रतीक, यानी कि जो भी हमारे राज्य के प्रतीक चिन्ह हैं या जो राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पशु पक्षी जो भी कुछ है, वो सब आपको आज के वीडियो में जानने को मिलेगा। और हम बहुत गहराई से एक एक राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सर्वप्रथम जो राज्य चिन्ह या राजकीय चिन्ह क्या होते हैं, ये किसी भी राज्य की जो विशेष चीज़ है जो उसे अन्य राज्यों से विभिन्न बनाती है, उसको दर्शाती है। हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये है हमारे उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। राज्य चिन्ह क्या होता है? किसी भी शासकीय कार्यों की स्वीकृति के लिए राज्य चिन्ह हमारा बना हुआ होता है। अब जो हमारे उत्तराखंड का राज्य की ये चिन्ह है, ये मुख्यतः क्या दर्शा रहा है? ये हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक स्वरूप की एक झलक को दिखा रहा है। अगर आप सिर्फ यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर, ये राज्य चिन्ह मुख्यतः आपको क्या क्या दर्शा रहा है, क्या क्या आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप सोचोगे ये चार तो कुछ दिख रही हैं आपको नीली नीली, ये जो नीचे से चार हैं, ये नीली गंगा की चार धाराएं हैं, क्योंकि गंगा जो नदी है वो हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है और उसका उद्गम स्थल हमारा देवभूमि उत्तराखंड है। तो ये दर्शा रही हैं गंगा की चार लहरों को। उसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको 3 पर्वत चोटियाँ दिखेंगी, ये पहली, ये दूसरी पर्वत चोटी और ये तीसरी पर्वत चोटी। जो दूसरी पर्वत चोटी है वो बाकी 2 पर्वत चोटियों से क्या है, थोड़ी ऊंची है। ऊंची होने के साथ इसके मध्य में क्या है, अशोक की लाट अंकित है। अभी जो अशोक की लाट अंकित है, इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अब कभी कभी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कि अशोक की लाट के नीचे जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया था? वो लिया गया था मुंडोपनिषद से लिया गया था सत्यमेव जयते। ये क्वेश्चन तो यहीं पे नोट कर लो। और नीचे नीले रंग में क्या अंकित रहता है? उत्तराखंड राज्य। मतलब अगर आपको ये चिन्ह कहीं पर भी दिखेगा तो आप क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो कि ये हमारे उत्तराखंड का क्या है, राजकीय चिन्ह है। क्या क्या ध्यान रखना है? ये एक चिन्ह है, यहाँ पर तो ये क्या है, एक चौकोर से बॉक्स में रखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, एक गोलाकार मुद्रा में होती है हमेशा। इसमें 3 पर्वत चोटियाँ श्रृंखला होती है, नीचे क्या है, गंगा की 4 लहरें होती हैं। जो बीच की पर्वत चोटी है वो बाकी 2 चोटियों से ऊंची होती है। इसके मध्य में अशोक की लाट अंकित होती है। अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जो कि मुंडोपनिषद से लिया हुआ है। तो इतना कुछ क्या है हमारे उत्तराखंड के बारे में आपको हमारे राज्य चिन्ह से पता लगेगा, क्योंकि हमारा उत्तराखंड मूल्यतः क्या है, मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र में आता है। 86% अप्रोक्स क्या है, यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है। तो राज्य चिन्ह भी उसी पर्वत को दर्शा रहा है। अब उम्मीद करती हूँ राज्य चिन्ह आपको क्या हुआ होगा, यहाँ पर से समझ में आया होगा। इसको आप अपने दिमाग में बिठा लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो राज्य चिन्ह है, राज्य की चिन्ह है, उनको क्या है, आपको चित्र के साथ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हो सकता है जिस हिसाब से परीक्षाओं का स्तर बढ़ रहा है, भविष्य में आपके सामने क्या रख दिया जाए, एक चित्र रख दिया जाए और पूछा जाए कि निम्न में से यह चिन्ह किसका है, और 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको क्या है, वो चीज़ पता होनी चाहिए। चित्र के साथ उसकी बारीकियां पढ़ो, उसमें विशेषतः क्या बात करी गई है उसका ध्यान रखो। अब अगला जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा उत्तराखंड का राज्य पुष्प। तो हमारे उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल है। सबसे पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि हमारे राज्य का राज्य पुष्प क्या है, तो ब्रह्म कमल है, ये पता होना चाहिए। अब हम इस ब्रह्म कमल के बारे में थोड़ी डिटेल्स आपको देंगे, क्योंकि वो अब आपसे डायरेक्ट यही नहीं पूछेगा कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल है। हाँ, आपको पता होना चाहिए, लेकिन परीक्षाओं के स्तर के हिसाब से अब ब्रह्म कमल के
बारे में पूछा जाता है। ब्रह्म कमल राज्य पुष्प है, ये प्रश्न बहुत पुराना हो चुका है। प्रश्न किस हिसाब से बनते हैं कि ब्रह्म कमल कितनी ऊंचाई में पाए जाते हैं, किस हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। हमारा जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, ये मध्य हिमालय क्षेत्र में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पुष्प ब्रह्म कमल को क्या किया है, सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया है। तो अगर कभी ऑप्शंस आ जाए, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है उसमें अगर दिया रहता है आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 स्टेटमेंट, 4 वाक्य दे रखे हैं कि निम्न में से कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, और ऑप्शन में दे दिया कि ब्रह्म कमल 4000 से 4500 के बीच होता है, मीटर ऊंचाई पर होता है, तो आपको उसको गलत करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रह्म कमल है वह 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर होने वाले पुष्प हैं। ये बात पता होनी चाहिए। अब किस कुल का पौधा है अगर पूछा जाएगा, किस कुल का पौधा है ब्रह्म कमल, ये है एस्टेरेसी। एस्टेरेसी कुल का पौधा है। मैंने पॉइंट टू पॉइंट इसीलिए लिखे हैं ताकि क्या हो, आप बुक्स के बहुत गहरे गहरे नोट्स में ना पढ़ो और आपको पॉइंट टू पॉइंट जो जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो सके। अब एक प्रश्न सबसे ज़्यादा बनता है वैज्ञानिक नाम। वो वैज्ञानिक नाम किसी का भी पूछ सकता है, चाहे वो राज्य वृक्ष हो, पशु हो या पुष्प हो, कुछ भी, तो आपको सबका जो वैज्ञानिक नेम है यानी कि साइंटिफिक नेम वो पता होना चाहिए। तो हमारे जो ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेल्टा। ठीक है, अगर किसी को प्रोनाउंसिएशन बोलने में कोई दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, आप लिखो और ऑप्शन दे के परीक्षा में से बस सही करके आना। अब इसके बारे में एक अन्य तथ्य कि हमारे उत्तराखंड राज्य में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्म कमल के 24 प्रकार पाए जाते हैं, 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, और वहीं पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो क्या था मेन, हमारे राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं और पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब एक प्रश्न ये भी था, स्थानीय भाषा में किसे कौल पद्म कहा जाता है, तो कौल पद्म हमारा ब्रह्म कमल को कहा जाता है, स्थानीय भाषा में कहा जाता है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट ब्रह्म कमल के बारे में, महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। इसका जो कनेक्शन है आप वो देखो, सीधे महाभारत काल से भी रिलेटेड है, और क्या है, महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है, और इस पुष्प का उल्लेख हमारे वेदों से भी मिलता है। सौगंधित पुष्प महाभारत के वन पर्व में कहा गया है। परीक्षा में प्रश्न बन गया, किसे महाभारत के वन पर्व में सौगंधित पुष्प कहा गया है, तो आप डायरेक्ट अब आंसर क्या दोगे, ब्रह्म कमल को कहा गया है। अब ब्रह्म कमल होता तो इतनी ऊंचाई पर है, अब ब्रह्म कमल जो पौधा है उसकी ऊंचाई कितनी है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो 4800 से 6000 मीटर है, ये इतने ऊंचे पर्वतों पे क्या होता है, ब्रह्म कमल होता है। यहाँ पे जो ऊंचाई है वो क्या है, ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई है। जो ब्रह्म कमल का जो फूल है उसका जो पौधा होता है उसकी जो लंबाई है वो 70 से 80 सेंटीमीटर तक की होती है। ब्रह्म कमल के बारे में एक पौराणिक मान्यता है कि इस पुष्प को केदारनाथ स्थित जो हमारा केदारनाथ धाम है वहाँ भगवान शिव को अर्पित करके प्रसाद रूप में बांटा जाता है। तो परीक्षा में प्रश्न बनता है कि भगवान शिव को कौन सा फूल अर्पित किया जाता है, ब्रह्म कमल अर्पित किया जाता है। अब इसके बारे में अन्य तथ्य, ये जो फूल है ये जुलाई से सितंबर तक इस फूल के खिलने का क्या है, समय रहता है। अब कोई फूल सदाबहार होते हैं, कुछ फूलों का क्या होता है, समय होता है कि वो इस अंतराल में खिलते हैं, वैसे ही ब्रह्म कमल है जो जुलाई से सितंबर तक इसके फूल खिलते हैं। इसके जो पुष्प होते हैं वो हल्के बैगनी रंग के होते हैं। ब्रह्म कमल का जो पुष्प होता है वो मुख्यतः बैगनी रंग का होता है, और ये टहनियों से नहीं बल्कि पीले पत्तियों से निकले कमल पात में पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है।
ये क्या होता है, टहनियों से नहीं निकलते हैं, बल्कि जो पीली पत्तियां हैं इन पत्तियों से निकले कमल पात से यहाँ से क्या है आपका ब्रह्म कमल खिलता है। तो ये बातें क्या हो गई, हमने जानी किसके बारे में, ब्रह्म कमल के बारे में। अब क्या क्या चीज़ एक ही वीडियो में, एक ही इस नोट्स में आपको कितनी सारी चीज़ें ब्रह्म कमल के बारे में जानने को मिली। उम्मीद करती हूँ ब्रह्म कमल आपका क्लियर हुआ होगा। आपको ऊंचाई कहाँ पर पाए जाते हैं वो पता होना चाहिए, किस कुल का पौधा है, क्या वैज्ञानिक नाम है। बाकी जैसे ब्रह्म कमल के बारे में ये विशेष पॉइंट है कि हमारे राज्य में इसकी 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और पूरे विश्व में 210 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये परीक्षा में बने प्रश्न, स्थानीय भाषा में कौल पद्म किसे कहा जाता है, ब्रह्म कमल को, सौगंधित पुष्प, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बस इसी प्रकार से क्या करना है, आपको एक एक राज्य चिन्ह के बारे में पढ़ना है। अगला हम जानेंगे हमारे राज्य पक्षी के बारे में। अब राज्य चिन्ह देख लिया, राज्य पुष्प देख लिया, अब राज्य पक्षी के बारे में बात करते हैं। तो हमारे उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो क्या है, मोनाल है। और जो मोनाल है हिमालय के मयूर के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। ये बात आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे हमारा क्या है, मोनाल राज्य पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, जैसे मैंने आपको कहा था हर चिन्ह का क्या है, जो भी राज्य के नाम है साइंटिफिक नेम है वो आपको पता होना चाहिए। तो हमारे मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस क्या है, मोनाल का साइंटिफिक नेम है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई के जो जंगल है वहाँ पाए जाते हैं हमारे मोनाल। इंटरेस्टिंग पॉइंट मोनाल के बारे में ये है कि हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी क्या है, मोनाल है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और नेपाल क्या है, उत्तराखंड से सटे हुए राज्य और देश हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी मोनाल पाए जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी मोनाल है और नेपाल देश का भी राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोनाल है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं जो मोनाल और डफिया है ये एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, ये एक ही तरीके के दिखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मोनाल डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, लेकिन मोनाल क्या है, मादा पक्षी होती है। मोनाल क्या है, फीमेल है, वहीं डफिया क्या है, मेल बर्ड है, मेल पक्षी, नर पक्षी, और मोनाल क्या है, हमारी मादा पक्षी है। स्थानीय भाषा में अब इसे क्या क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है मन्याल या मुनाल, स्थानीय भाषा में। और उत्तराखंड, कश्मीर, आसाम, नेपाल सभी जगह इसे स्थानीय भाषा में मन्याल या मुनाल कहा जाता है। ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, उत्तराखंड, कश्मीर, आसाम, नेपाल में भी इसके क्या है, सेम यही नेम है। अगला जो है, अब आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्या है, मोनाल, रंग बिरंगी सी एक पंछी दिख रही होगी। ये क्या है, नीले, काले, हरे आदि रंगों से मिश्रण वाली पक्षी है। इसकी जो पूंछ है वो मुख्यतः हल्की हल्की क्या होती है, हरी रंग की होती है। अब मोर की भांति, जैसे आपने देखा होगा जो मोर होता है उसके सर पे भी आपको क्या है, ये कलगी देखने को मिलती है, वैसे ही नर के सिर पर रंगील कलगी होती है। नर के सिर पर यानी कि जो डफिया होती है उसके सर पे क्या होता है, रंगील कलगी होती है। इसी से क्या हो, आप अंतर बताओगे कि क्या है, ये नर है कि मादा है। अब इसके मोनाल के बारे में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है। मोनाल क्या करती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है, और जो अपने अंडे हैं वो क्या करती है, या तो चट्टान में या तो किसी पेड़ में जो छेद हुए रहते हैं उसमें क्या करती है, अपने अंडे दे देती है। लेकिन मोनाल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कभी ये पॉइंट आ गया तो इस बात का भी आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब इसके आहार पे बात करेंगे, इसके प्रिय आहार। तो मोनाल के जो प्रिय आहार होते हैं वो जो जंगल में वनस्पतियां पाई जाती हैं, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, आलू, ये सब क्या है, इस पक्षी के क्या है, प्रिय आहार हैं। और उनमें मुख्यतः आलू सबसे ज़्यादा प्रिय होता है मोनाल को। यही कारण है कि जहाँ पे आलू की फसल होती है और वहाँ पे अगर मोनाल आ गए तो वो क्या करते हैं, आलू की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अब इस मोनाल की मांस और खाल के लिए क्या है, मोनाल का बहुत ज़्यादा शिकार होने लगा था।
जिसके कारण क्या है, इनकी जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे क्या है, घट रही है। इसीलिए क्या किया है, IUCN ने मोनाल को लाल श्रेणी में शामिल किया है, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी आबादी क्या है, बहुत तेजी से घट रही है। ये क्या है, हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसीलिए इसे क्या है, लाल श्रेणी का पक्षी घोषित किया गया है। यानी कि क्या है, ये इनकी जो प्रजाति है वो विलुप्त ना हो जाए, वो इस कगार पे खड़ी है। अब अगला बिंदु है हमारा उत्तराखंड का राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष है हमारा बुरांस। ये जब इसके फूल आते हैं तो बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि इसके फूल क्या होते हैं, एकदम चटक लाल रंग के होते हैं। तो जहाँ पे बुरांस के जंगल होते हैं, जिन जंगलों में बुरांस के पेड़ होते हैं, जब इसके फूल लगने का समय होता है तो वो दूर से ही क्या होता है, अत्यंत लुभावना लगता है। बसंत के जो मौसम में अपने रंग बिरंगे फूलों से उत्तराखंड की प्रकृति को क्या करता है, ये और निखार प्रदान करता है। इसीलिए सदाबहार वृक्ष बुरांस को क्या है, राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। अब बात करेंगे सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार पूछे जा रहे हैं। तो बुरांस का जो साइंटिफिक नेम है वो है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। नाम टफ लग रहे होंगे, पर साइंटिफिक नेम ऐसे ही होते हैं, सबको पता है। आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है, वैज्ञानिक नाम क्रॉस कनेक्शन नहीं करना है। ब्रह्म कमल का जो हमारा साइंटिफिक नेम था वो था सोसूरिया अबवेल्टा, ध्यान रखना है। फिर हमने बात करी राज्य पक्षी मोनाल, उसका वैज्ञानिक नाम क्या था, लोफोफोरस इम्पिजेनस था। उसके बाद हमारा तीसरा आया राज्य वृक्ष बुरांस, जिसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन अर्बेरियम। ठीक है। अब जो ये वृक्ष है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। इसे क्या है, आप मैदानी क्षेत्र में नहीं उगा सकते हो। रंग की बात मैंने आपको पहले ही बताया, इसका रंग जो होता है वो चटक लाल होता है। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, जो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर बुरांस हो रहे हैं उनका रंग तो चटक लाल होता है, लेकिन जो 11000 फुट की ऊंचाई पर जो बुरांस होते हैं उनके जो पुष्प का रंग है वो क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे तो कहाँ पाए जाते हैं वो ऊंचाई लिखी हमने। अब जो बुरांस का वृक्ष है उसकी ऊंचाई पे बात करेंगे। तो जो बुरांस का वृक्ष है इसकी ऊंचाई है 20 से 25 फीट। जो बुरांस का पेड़ होता है वो 20 से 25 फीट ऊंचा होता है। अब क्या है, कोई भी जो प्राकृतिक चीज़ होती है जो हमें बहुत सारे लाभ देती है वो क्या होता है, अपने लिए ही नुकसानदायक होता है। यानी कि क्या है, बुरांस का भी क्या है, अवैध जो कटान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। इसी कारण वन अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। इसके जो अवैध जो कटान हो रही है उसको रोकने के लिए क्या किया, वन अधिनियम 1974 ने इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया है। लेकिन क्या है, दुख की बात क्या है, इसके बाद भी जो बुरांस के वृक्ष हैं वो क्या है, उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है, उनका अवैध कटान अभी भी चल रहा है। अब इनका अवैध जो कटान है वो क्यों हो रहा है, एक तो जो इसके पुष्प हैं ये इसका जूस हृदय रोग के लिए बहुत लाभकारी होता है। इनके फूलों का क्या है, रंग भी बनाया जाता है, जो होली के रंग होते हैं या अन्य जो भी रंग है इसलिए बनाए जाते हैं। और इस जो बुरांस की जो ये लकड़ी होती है ये क्या होती है, बहुत मुलायम होती है, जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इन्हीं कारणों से क्या है, इसका जो कटान है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगला बिंदु, बुरांस का फूल मकर संक्रांति के बाद गर्मी बढ़ने के साथ खिलना शुरू होता है। इसका जो खिलने का समय है अगर वो पूछा जाए तो मकर संक्रांति के बाद गर्मी बढ़ने के साथ खिलना शुरू होता है और बैसाखी तक पूरा खिल जाता है। जब हमारा फूल देह का त्यौहार आता है उस समय पर क्या होता है, जो गांव के बच्चे होते हैं वो बड़े बड़े बुरांस के फूल लेकर अपनी टोकरियों में चलते हैं। अगला है बुरांस के फूलों का, ये तो मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया कि इसका जो फूल है इसका जो जूस बनता है वो हृदय रोग के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो ये था विशेष हमारे राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में। ध्यान रखने की बात है, पहला वैज्ञानिक नाम हर किसी का पता होना चाहिए,
फिर वो कहाँ प्राप्त होता है, कितनी ऊंचाई, वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा और निम्न में से कौन सा कथन असत्य है तो वहाँ पर ये पॉइंट आपको क्या करते हैं, अक्सर मार दे जाते हैं। रंग तो आपको अब चित्र से पता ही चल गया, लाल रंग का होता है। हाँ, 11,000 फुट की ऊंचाई पर इन बुरांस का जो फूल होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। वृक्षों की ऊंचाई 20 से 25 फीट। अवैध जब कटान बढ़ा तो वन अधिनियम 1974 ने इसे संरक्षित जो वृक्ष है वो घोषित किया हुआ है। माँ के खिलने का समय आपको पता ही चल गया। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है उत्तराखंड का राज्य पशु जो कि है कस्तूरी मृग। उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, हिम शिखरों पर 3,600 से 4,400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले इस कस्तूरी मृग को क्या किया है, उत्तराखंड का राज्य पशु घोषित किया हुआ है। सर्वप्रथम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, वैज्ञानिक नेम, साइंटिफिक नेम क्या है, मास्कस काइसोगास्टर। मैंने पहले भी बोला है बच्चे नाम याद तो कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है सारा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका कौन सा साइंटिफिक नेम है, क्योंकि वो आपको साइंटिफिक नाम जब परीक्षा में पूछेंगे तो क्या करेंगे, ऑप्शन में मोनाल का भी साइंटिफिक नेम डाल देंगे, बुरांस का भी साइंटिफिक नाम डाल देंगे, ब्रह्म कमल का भी डाल देंगे, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कस्तूरी मृग का कौन सा था, ब्रह्म कमल का कौन सा था। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमने ब्रह्म कमल पढ़ा जिसका साइंटिफिक नेम सोसूरिया अबवेल्टा था, फिर मोनाल का लोफोफोरस इम्पीजेनस, फिर बुरांस का रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, और अंत में वैज्ञानिक नाम हमारा कस्तूरी मृग का मास्कस काइसोगास्टर। इसका जो अन्य नाम है जिससे नाम से प्रसिद्ध है वो है हिमालयन मस्क डियर। अगर कभी आ गया कि उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वो क्या है, कस्तूरी मृग ना देकर हिमालयन मस्क डियर दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो अन्य नाम है कस्तूरी मृग का। रंग की बात करेंगे तो रंग भूरा होता है और इसके शरीर पर काले पीले धब्बे भी होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पॉइंट, एक पैर में इसके 4 खुर होते हैं। एक पैर की बात कर रही हूँ, चारों पैरों की बात नहीं कर रही। एक पैर में 4 खुर होते हैं तो 4 पैर में आप हिसाब लगा लो। इसका जो नर मृग होता है, जो मेल होता है, उसकी पूंछ छोटी होती है और उसके बाल नहीं होते हैं, बाल रहित होती है। अगर आप दूर से कभी कस्तूरी मृग को देख रहे हो, उसका जो पूंछ है वो छोटी सी है और बिना बालों की है, यानी बाल रहित है, तो वो क्या है, नर मृग है। अगला पॉइंट, मृग की ऊंचाई। जो मृग है वो 20 इंच तक क्या है, लंबा है हाइट में। वजन की बात करेंगे तो 10 से 20 किलोग्राम तक इसका सामान्यतः वजन देखने को मिलता है। आत्मरक्षा, अब मृग है तो आप सोचोगे कि सींग होंगे इसके बड़े बड़े से जिससे अपनी रक्षा करेगा, नहीं, इसके पास सींग नहीं, आत्मरक्षा हेतु 2 बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं। अब ये पता नहीं आपको ये फोटो में क्लियरली दिख रहा होगा, एक ये है, एक ये है, दिख रहा होगा आपको ये छोटे दांत। इन दांतों से क्या करते हैं, अपनी आत्मरक्षा करते हैं। कस्तूरी केवल नर मृग में पाए जाते हैं। कस्तूरी जिनके कारण इनका बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इनको मारा जा रहा है, वो क्या है, नर मृग में पाए जाते हैं। यानी कि जो मेल मृग होता है केवल उसमें पाया जाता है कस्तूरी मृग, और एक बार में 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त कर सकते हैं, उससे ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये कस्तूरी क्या है, इसका जो गैप होता है 3-3 वर्ष के अंतराल में कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। ये क्या है, कस्तूरी मृग के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो परीक्षा में पूछे हुए हैं। एक और पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है कि जो कस्तूरी मृग है ये हमारे उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आदि जो भी पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर भी क्या है, आसानी से पाए जाते हैं। अब मैंने बात करी थी जो कस्तूरी है वो केवल नर मृग में पाया जाता है, जिसका जो निर्माण है 1 वर्ष से अधिक आयु के मृग में जनांग के समीप किया जाता है। मतलब 1 साल के ऊपर जो मृग हुआ है उसी में क्या है, इसका जो हमें मिलता है कस्तूरी वो हमें प्राप्त होता है। छोटे छोटे चाहे वो नर हो चाहे कोई भी हो, उन मृगों में क्या है, कस्तूरी आपको नहीं प्राप्त होती है।
अन्य कस्तूरी मृग के बारे में कुछ फैक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कस्तूरी मृग है इसका क्या है, बहुत ज़्यादा शिकार होता है, जिससे इनकी जो जनसंख्या या जो लिंग अनुपात है वो तेज़ी से गिरावट आ रहा है। लिंग अनुपात क्यों? क्योंकि लोग क्या है, नर मृग को ही मारते हैं, क्योंकि नर मृग में ही क्या होता है, हमारी कस्तूरी पाई जाती है। इसी कारण से इनकी जो जनसंख्या है वो क्या है, बहुत ज़्यादा घटने लगी है। अब इन कस्तूरी मृगों के लिए संरक्षण के लिए तो 1972 से ही सरकार काम कर रही है, ये अभी की बात नहीं है। यानी कि सरकार द्वारा इसके संरक्षण के लिए कदम बहुत पहले उठाए गए थे, यानी कि तब से इनका जो क्या है, शिकार है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 1972 में चमोली के केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत, जो हमारा केदारनाथ वन्य जीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अंतर्गत ही क्या है, 75.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है। किस लिए? ताकि इनका संरक्षण हो सके। तो 1972 सबसे पहले याद रखेंगे। फिर 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई। 1986 में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई। अस्कोट अभ्यारण्य हमारा पिथौरागढ़ में है। वो क्या है, कस्तूरी मृग के ही संरक्षण के लिए मुख्यतः फेमस है। अगला 1982 में चमोली के कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाया गया है। यानी कि कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कितने सारे कदम उठाए गए हैं। अगर परीक्षा में ये वाले पॉइंट पूछे तो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इनके अतिरिक्त हमारे उत्तराखंड का जो राज्य खेल है, राज्य खेल वो है फुटबॉल। फुटबॉल, और ये कब घोषित हुआ? 2011 में घोषित हुआ। अब फुटबॉल के बारे में आपको क्या ही बताऊं, चीज़ें कॉमन सी चीज़ें हैं। फुटबॉल आप सबने देखा है। राज्य खेल फुटबॉल। अब जो इसके अतिरिक्त है राज्य वाद्य, यानी कि हमारे उत्तराखंड का जो स्टेट इंस्ट्रूमेंट है वाद्य, वो क्या है, ढोल है। ढोल, जिसे 2015 में क्या किया गया था, राजकीय वाद्य के रूप में घोषित किया गया। जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनने क्या है, हर कामकाज में, हर फंक्शन में हमारा क्या है, ढोल बजना कंपलसरी होता है। तो राज्य वाद्य हमारा हो गया ढोल, राज्य खेल हमारा हो गया फुटबॉल। इनके अतिरिक्त एक और चीज़ है राज्य तितली। राज्य तितली ये है कॉमन पीकॉक। आप गूगल करके इसका फोटो देखेंगे, कुछ हरी हरी रंग की तितली होती है और अन्य तितली से थोड़ी सी भिन्न देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि इसका जो आकार है वो थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। 2016 में इसे क्या है, राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया था। तो हमने अन्य राज्य चिन्हों के बारे में डिटेल में पढ़ा। बाकी ये राज्य चिन्ह, इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है नहीं, और पूछा भी जाता है तो क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनता है कि राज्य वाद्य क्या है, राज्य तितली क्या है, या राज्य खेल क्या है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। इनके अतिरिक्त राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन, ये सभी को पता है। राज्य गीत हेमंत बिष्ट जी द्वारा लिखा गया और फरवरी 2016 में इसे क्या किया गया, राज्य गीत घोषित किया गया। तो लास्ट पॉइंट, राज्य गीत क्या है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन। इसे भी 2016 में क्या है, राज्य गीत के रूप में घोषित किया गया। हेमंत बिष्ट जी द्वारा लिखित यह क्या है, हमारा राज्य गीत है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी रही क्योंकि हमने डिटेल में जाना हमारे राज्य के चिन्हों के बारे में, राज्य वृक्ष, राज्य पशु पक्षी, सब कुछ ही जाना हमने एक ही वीडियो में।
उम्मीद यही करती हूँ कि आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने वही पॉइंट कराए हैं जो परीक्षा में पूछे हुए हैं या परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ चाहिए हो तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैंने कोशिश यही करी कि पॉइंट टू पॉइंट ही आपको मैं कराऊं जो परीक्षा में पूछा जाता है या किस हिसाब से आपको इनके बारे में पढ़ना है। बाकी कहीं पर किसी को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें और वो भी क्या है हमारी इस मेहनत का लाभ उठा सकें। बाकी मेरे वीडियो पे आने के लिए, बने रहने के लिए, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।